हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 11वीं के जो फिजिक्स है उसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। हालांकि चैप्टर को शुरू करने से पहले जो सभी बच्चों के अंदर एक नेगेटिव प्रकार की समस्या होती है कि फिजिक्स ये बहुत ज़्यादा ही कठिन होता है, तो इसको आसान किस प्रकार से बनाया जाए, इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जब आपको हम अपने तरीके को बता देंगे कि आप यदि इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ते हैं तो जो भी आपका टॉपिक आएगा, चाहे वह किसी भी चैप्टर से संबंधित हो, आपके लिए किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपके लिए यहाँ बताई जाएंगी उन सभी को आपको फॉलो भी करना है, और यदि आप इसको बेहतर तरीके से करते हैं तो हमें उम्मीद है किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। जो भी लोग ये चाहे न्यूमेरिकल हो उसके लिए समस्या से ग्रसित हों, या फिर किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है उस समस्या से ग्रसित हों, तो इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के आज का ये लेक्चर होगा। और आज इस लेक्चर में आपको किसी हेडिंग के बारे में नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे आखिर फिजिक्स को जो है आसान बनाए तो बनाए कैसे। क्योंकि यदि कोई मान लीजिए बच्चा ऐसा है जो मैथ ग्रुप का है तो भी उनको फिजिक्स से पढ़ना पड़ेगा, यदि वो बायोलॉजी ग्रुप के हैं उन्हें भी फिजिक्स से पढ़ना पड़ेगा। और जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो नीट के हों चाहे जेई के हों, हाँ नीट आपका जो है ये बायो ग्रुप के लिए है, तो ऐसी स्थिति जो आपका नीट और ये जेई होता है इसमें जो फिजिक्स आती है वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है वह कुछ अच्छा ही रहता है। अब ये तो होगा नहीं कि आपका जो 6वीं 7वीं या 9वीं में आपने जो फिजिक्स पढ़ा है तो वही आपका वहाँ भी पूछ लिया जाए। हाँ, आप 9वीं में जो पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट आप आगे जोड़िए, अगली क्लास आपको अच्छे से आएगी, अगली क्लास को आप जोड़ेंगे अगला आपको अच्छे से आएगा। मतलब एक एक के बाद में यदि आप कड़ी को जोड़ते चलेंगे तो किसी भी प्रकार से किसी भी क्लास का जो फिजिक्स है वो आपको कठिन प्रतीत नहीं होगा। तो इसके लिए हमने अपने दिमाग से ये सोचा कि आखिर बच्चों के लिए समस्याएं क्या क्या होती हैं और उनके निदान को हम अपने खुद के तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी समाधान को लेकर के यहाँ पर आज का ये लेक्चर है। अब जितने भी यहाँ पर समाधान है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपके लिए हमने इजी टाइप के मतलब इजी टिप्स भी बना दिए हैं, अलग अच्छे अच्छे तरीके के इजी टिप्स भी हमने बना दिए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेप भी हमने दे दिया है, अच्छे मतलब आसान तरीके से किस प्रकार से आप तैयारी को करेंगे, इसी के उद्देश्य को लेकर के बनाया गया। तो चलिए एक एक बिंदुओं को आपको अच्छे तरीके से हम बता दे रहे हैं और इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है कि जो भी फिजिक्स पढ़ना चाहता है अच्छे तरीके से उन सभी बच्चों को फिजिक्स की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब इस बेसिक जानकारी का मतलब ये है, जैसे आपने 9वीं में गति चैप्टर पढ़ा है, गति चैप्टर पढ़े हैं, बल क्या है उसके बारे में जानकारी बेसिक की होनी चाहिए। जैसे बल आपका हो गया कि बल जो है धकेलने अथवा खींचने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब कोई वस्तु कहीं पर रखा गया है उसको आप खींच लीजिए अथवा किसी वस्तु को आप धकेल दीजिए, यही जो प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है यही प्रक्रिया ही बल कहलाएगी। ये बेसिक जानकारी है बल के संबंध में। तो ऐसे ही जैसे त्वरण हो गया, गति हो गया, गति के नियम हो गया, जड़त्व हो गया, ऊर्जा हो गया, तो जितने भी टॉपिक इन सभी का नाम जो लिया जा रहा है इन सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप जो है इंटरमीडिएट का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। लेवल क्या था 10 में, 10 का लेवल जो है बहुत छोटा है। छोटा का मतलब वहाँ पर केवल मात्र आपको 3 से 4 चैप्टर दिया गया है जो फिजिक्स को बताता है। इसमें प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा होगा,
मानव नेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा, और वैद्युत धारा से जो संबंधित या वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उनसे आपने संबंधित एसी डीसी को भी पढ़ लिया। यदि आप वहां पर अच्छे तरीके से पढ़े हैं और आज भी, जबकि बोर्ड एग्जाम आपका कई दिन बीत चुका है, यदि आप आज भी उस सभी कॉन्सेप्ट को याद किए हैं तो इसका मतलब है आपके पास जो है उसकी बेसिक जानकारी पहले से ही है। जब चीजों की जानकारी जो बेसिक की है वो पहले से होती है तो ऐसी स्थिति में यदि वहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल कोई हेडिंग आ जाता है, उसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक आ जाता है, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से एकदम अच्छे प्रकार से ही समझ पाएंगे। तो फिजिक्स को अच्छे तरीके से जानने के लिए सबसे पहला सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उनको जो है फिजिक्स की बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब ऐसे मान लीजिए हमने कहा तोरड़ बताइए, अब विद्यार्थी ये सोचने लगे ये तोरड़ किस चिड़िया का नाम है, तब फिर ये बेसिक जानकारी उनकी नहीं है। कह दिया जाए कि बताइए जो ये आपका जड़त्व का नियम है वो क्या चीज है, क्या आपने जड़त्व के बारे में कभी सुना है? यदि उन्होंने कहा कि नहीं सुने हैं, इसका मतलब है उनका जो बेसिक लेवल है वो बहुत ही कमजोर है। उनको पहले बेसिक में जा करके उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा हमने बनाया फिजिक्स के परिभाषाओं पर विशेष ध्यान दें। जो भी परिभाषाएं फिजिक्स की होती हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान इसलिए देने को कहा गया क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी हैं जो सूत्रों को अपने साथ में लेकर के चलती हैं। जैसे ही परिभाषा आप निकालें वैसे ही तुरंत ही उन्होंने सूत्र को निकाल दिया। जैसे आपको एक सिंपल सा हम बताएं, जैसे त्वरण का है तो त्वरण में कहा गया है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसके लिए यदि यहाँ पर हम आपके लिए सूत्र लिखें तो a बराबर सीधे हो जाएगा v माइनस यू बटे में t। अर्थात इसीलिए हमने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी परिभाषाएं आएंगी उन सभी परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। समझने के साथ साथ जो परिभाषाओं में सूत्र मिलेंगे उन सभी सूत्रों के बारे में जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब परिभाषाओं में जो परिभाषाएं जहां से बनाई जाती हैं उसमें जो भी अक्षर यहाँ पर आते हैं इनके बारे में आपको वहीं से जानकारी प्राप्त होगी परिभाषाओं के माध्यम से ही। जैसे आपका ये जो संकेत यहाँ पर आया है उसे त्वरण कहा जाता है। v जो आया है यह आपका अंतिम वेग को बताता है, u जो आया है ये प्रारंभिक वेग को बताता है। इसी प्रकार से जो t आया है वह समय के लिए आया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जब परिभाषाओं को पढ़ेंगे, परिभाषाओं से संबंधित सूत्र भी होते हैं, और जब आप सूत्र जान लेंगे तो सूत्र तभी आप जानेंगे जब उनके संकेतों को भी जानेंगे। तो आप इसीलिए परिभाषाओं पर विशेष रूप से जो है ध्यान अपना रखें। फिजिक्स में सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आपसे कहा जाए क्यों महत्वपूर्ण होता है तो आप ये पूछिए क्यों सर ऐसा है? क्योंकि जब तक आपको सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप एक भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। और जो भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी वाला, चाहे आपका जेईई नीट, जो भी एग्जाम होते हैं, इन सभी में न्यूमेरिकल नहीं आए ऐसा कह पाना असंभव है। मतलब इसके बिना तो पेपर ही नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। इसीलिए जब परिभाषाओं को आप विशेष रूप से अच्छे तरीके जानकारी कर लेंगे तो उसी प्रकार से उसी से ही संबंधित आपको सूत्र तुरंत ही पता चल जाएगा इसका सूत्र क्या है। और सूत्र महत्वपूर्ण इसलिए है जिससे आप जो भी आंकिक प्रश्न आते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से हल कर सकें। चलिए, महत्वपूर्ण है, सभी सूत्र आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो इसको भी हमने बता दिया है कि जो भी सूत्र आप यहाँ महत्वपूर्ण जानेंगे उनको आप याद भी करिए। हालांकि महत्वपूर्ण सभी सूत्र होते हैं, कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है कि जो खराब है, बस ये है उसका प्रश्न या उससे संबंधित प्रश्न कब आपके एग्जाम में आ जाए। मान लीजिए आप किसी भी सूत्र को बहुत छोटा मान रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये सूत्र तो बहुत छोटा सा है,
और इस पर जो है कभी प्रश्न नहीं आया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस साल या जिस समय आप उस सूत्र को कमजोर समझ रहे हैं या सिलेबस के लायक आप नहीं समझ रहे हैं, उसी से आपके एग्जाम में ही न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन आ जाए, तब आप उस समय क्या सोचेंगे? तो आप ये सोच सकते हैं कि किसी को भी आप ये नहीं कहिए कि ये सूत्र जो है खराब है या फिर ये सूत्र बहुत कमजोर है। बस महत्व की चीजें, समय पर क्या चीजें महत्व आ जाती हैं, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे अब भाई मान लीजिए किसी को कपड़े को सिलना हो, तो क्या वो तलवार के द्वारा सिल पाएगा? नहीं। क्या वो सुई के द्वारा सिल पाएगा? हाँ, सीधे आप कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है किसी के भी छोटा और बड़ा होने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कहां पर कौन उपयोग हो रहा है, कहां पर किसकी जरूरत पड़ रही है। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम उसका उपयोग कर डालेंगे तुरंत ही। तो आप यहाँ 4 टॉपिक को हमारे जान गए। सबसे पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए, दूसरी बार में बताएं परिभाषा याद करें। अब इन तीनों टॉपिकों को आप देखेंगे, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट है। परिभाषा आप पढ़ेंगे, वहां सूत्र मिलेगा, उसे याद रखना जरूरी है। आपको इस वाले नंबर में हमने बता दिया। फिर आगे आपने बताया कि फिजिक्स का एक अलग से नोट्स तैयार करें। अब वो नोट्स जो आपके स्कूल में बनवाया जाता हो या फिर आपकी कोचिंग में बनवाया जाता हो, नोट्स एक आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आप जब भी रिवाइज करें तो ऐसा ना हो कि आप रिवाइज करने के लिए बैठे हैं और टॉपिक को देख रहे हैं, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो नोट्स आपके द्वारा खुद के लिए तैयार किया हुआ नहीं है, वो किसी दूसरे के द्वारा तैयार कराया गया है। मान लीजिए अभी यहाँ पर हम जब लेक्चर लेंगे, जो भी चैप्टर है मात्रक मापन का, तो यहाँ पर जो भी चीजें बताएंगे वो सभी आप इसको एकदम बेहतर तरीके से लिखें। प्लस आपके पास किताबें भी होनी चाहिए, किताबों को भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। कुछ ऐसी चीजें आपको लग रही हैं कि जिसे लिखना भी आवश्यक है, तो आप खुद उसी कॉपी का नोट्स जो बनाए हैं वहां पर जो है एक पेज को निकाल करके कहीं से उस पर लिख करके फिर वहीं पर चिपका दीजिए। या फिर कहीं कॉपी में मान लीजिए किनारे जगह कोई खाली है, वहां आप घेर करके वहां पर आप तुरंत ही लिख दीजिए उसे, या फिर कहीं लिख करके हाईलाइट कर दीजिए तुरंत ही। तो इन सभी के द्वारा एक जो है अच्छे तरीके का नोट्स बनेगा, कुछ टीचर की सहायता के माध्यम से और कुछ आप अपना विवेक और बुद्धि का उपयोग जब करेंगे तो आपका एक नोट्स जो बनेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए, तो आपको बता दिया गया नोट्स तैयार करें, हमेशा सवाल को आराम से पढ़ो। चलिए, ये बात कर रहे हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, चाहे वो थ्योरेटिकल प्रश्न हो या फिर ये न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न हो। हमेशा सवाल को आराम से पढ़ो, जल्दबाजी करने से जवाब गलत हो सकता है। इसका मतलब है कभी कभी आप ये देखते हैं कि बच्चों के सामने प्रश्न आया और प्रश्न आते ही उन्होंने क्या किया, तुरंत ही प्रश्न आधा पढ़े कि हमको तो आ रहा है, हम इसका तो उत्तर जानते ही हैं, और वो लिखने के लिए बैठ गए। प्रश्न में आधा तो पढ़ा था लेकिन आधा नहीं पढ़े और ये समझे कि उसी से रिलेटेड ही होगा और उसमें पूछा गया था कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन, तो वो आपका तुरंत ही वो गलत हो जाएगा। इस तरीके का किसी भी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। जब भी वो प्रश्न पत्र को हल करें या फिर जब भी आपको न्यूमेरिकल लगवाया जाए, जब भी आपका एग्जाम हो रहा हो, मतलब किसी भी स्थिति में, चाहे आप घर पे कभी रिवीजन कर रहे हो, आप ये खुद से सोच रहे हो लाइए हम भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, क्या हमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। यदि आपको ऐसा लगा कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है और अच्छा होना चाहिए, ये भी सोचें, तो इसके लिए ये जरूरी है आप सभी प्रश्न जितने भी दिए जाएंगे उनको आप आराम से पढ़िए और देखिए उसमें कि क्या चीजें पूछ रहा है और क्या चीजें वहां पर दिया गया है। और यदि आप जल्दबाजी में करते हैं तो जल्दबाजी में हमेशा किया गया कार्य सक्सेस नहीं होता है। कभी कभी लोग हो सकता हो कि 1-2 बार उनका सही हो जाए जल्दबाजी किया गया कार्य,
लेकिन हमेशा आराम से जो किया गया कार्य होता है वह एकदम से आपको तरक्की के रास्ते पर ही ले जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा सवाल को आराम से पढ़ें और उसे जल्दबाजी के रूप में नहीं पढ़ें। चलिए बात करेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर 7वें नंबर में। इसमें बताए हैं कि न्यूमेरिकल में जो मान दिया है, मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में कुछ मान दिया जाता है और उसके बाद कुछ मान निकालने के लिए भी कहा जाता है। तो जो मान दिया गया है उस पर हमने ये बनाया है कि जो मान दिया है उसका संकेत सही रूप में प्रयुक्त किया जाए। इसका मतलब है कि आप जो संकेत, जैसे अभी यहाँ पर हमने संकेत बताया कि जब त्वरण की चर्चा होगी कि कोई भी गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो जब यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की चर्चा आई है, इसका मतलब उस मान को ए के द्वारा ही लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। और या फिर ये कह दिया जाए एक वस्तु जो है, एक कोई गाड़ी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेती है या फिर 2 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है किसका? समय का। समय को हम लोग टी से व्यक्त करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप किसी दूसरे अक्षर के द्वारा जब उसको निरूपित करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये न्यूमेरिकल में जो दिया गया मान है उसका निरूपण गलत हो जाएगा। मान होगा किसी अक्षर का, मान होगा ए के बराबर लिखना चाहिए, आप वी के बराबर लिख देंगे, आप यू के बराबर लिख देंगे, क्योंकि वी और यू में तो ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। वी आपका अंतिम वेग है और यू आपका प्रारंभिक वेग बताता है। तो ये सब चीजें आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जब ये गति का चैप्टर चलेगा, उस समय आपको ये तरीका बताएंगे आखिर न्यूमेरिकल में जो दिया गया मान है उसे हम किस प्रकार से जो है ये पहचाने कि ये जो मान दिया गया है ये u का होगा या फिर दिया गया मान v का हो जाएगा। तो ये आपका संकेत जो भी दिया रहेगा उसमें आपको वही ही अक्षर उसके लिए उपयोग कर लेना है। हल करने का तरीका पता होना चाहिए। हल करने का तरीका क्या है? जैसे हमने यहाँ बताया दशमलव, अब दशमलव में कहीं पर संख्या आ गई है, अब उनको ये पता नहीं है किस प्रकार से दशमलव का जोड़ना घटाना, सब चीजें हमने यहाँ आपके लिए लिख दिया है। क्या क्या चीजें होंगी देख लीजिए। दशमलव वर्गमूल आना चाहिए हर एक को, घनमूल निकालने आना चाहिए, दशमलव के स्थान के बदलने पर घातों का बढ़ना या घटना, अर्थात जब भी दशमलव को या तो आप दाहिनी ओर ले जाइए या तो आप दशमलव को बाईं ओर ले जाइए, क्योंकि जब भी हम आंसर निकटतम मान के रूप में निकालेंगे ऐसी स्थिति में दशमलव को दाहिने बाएं तो करना ही पड़ेगा। और जब दशमलव को दाहिने और बाएं की ओर करते हैं तो उनके घातों में वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, लेकिन एक स्थिति में वृद्धि एक स्थिति में कमी, अर्थात जब भी किसी दशमलव को दाहिनी ओर ले जाया जाता है तो घातों में उनके कमी करा दी जाती है और जब बाईं ओर लेकर चलते हैं तो घातों में वृद्धि करा दी जाती है। तो ये चीज हो गया। ऐसे ही चरघातांकी नियम, चरघातांकी नियम मतलब जैसे कहीं पर कोई बटे में दे दिया गया है 2 के पावर -3 गुणे 5 के पावर -8, अब क्या इसका सलूशन किस प्रकार से होगा? तो इस प्रकार के सलूशन जो है उन सभी विद्यार्थियों को आने भी चाहिए, क्योंकि ये जो सभी चीजें जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं सभी टॉपिक ये गणित से संबंध रखते हैं और ये निचली ही कक्षाओं में दिए जाते हैं। जैसे वर्गमूल घनमूल कक्षा 8वीं का टॉपिक है, ऐसे ही घातांक ये जो दशमलव है ये भी आपका नीचे ही क्लास का टॉपिक है। तो इन सभी पर पकड़ अच्छे ही तरीके से होनी चाहिए और यदि अच्छे तरीके से हुई पकड़ तो आप ये जान लीजिए उनका न्यूमेरिकल कभी गलत सॉल्व नहीं होगा, हमेशा उनका उत्तर एकदम अच्छे तरीके से ही आएगा। चलिए तो आपको हमने ये 8 तक बता दिया। अब आपको थोड़ा सा और सूचना दे दें इसी में। मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जो गणित में बहुत ही ज्यादा कमजोर है,
बहुत ज्यादा कमजोर का मतलब जैसे इन सभी टॉपिकों को हमने जो लिखा हुआ है, ये सभी टॉपिक उनको यदि नहीं आ रहा है तो हमें वो अवश्य ही जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसका नाम कमेंट के रूप में करके अवश्य ही बता देंगे। तो यदि कई विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग टॉपिक बताया गया कि हमें इस टॉपिक में समस्या है, हमें इस टॉपिक में समस्या है, हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो जितने भी टॉपिक सभी लोगों का होगा उन सभी टॉपिकों को लेकर के एक आपके लिए कॉन्सेप्ट से भरा हुआ एक और लेक्चर लेकर के अलग से आएंगे। वो आपका चैप्टर से संबंधित नहीं होगा, वह आपका केवल इस जानकारी के लिए होगा कि आपको गणित में जब तरीका पता होगा तो न्यूमेरिकल जो दिया रहेगा उसका सलूशन आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। चलिए इतना हो गया। आगे सभी सूत्रों को एक जगह लिखकर प्रत्येक दिन थोड़े समय के लिए रिवाइज करें। अब सोचिए क्यों रिवाइज करने के लिए कहा गया। रिवीजन एक ऐसा हथियार है विद्यार्थी के लिए जिसका कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप एक हफ्ते 10 दिन 1 महीने के बाद में आप उस टॉपिक को भूल जाएंगे। यदि आप 100% नहीं भूलें तो 70 से 80% आप भूल जाएंगे। 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहे और सभी चीजें आप भूल चुके होंगे। इसका किसी भी विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो आपका शब्द है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है दोहराना। जिसने एक टॉपिक को एक बार पढ़ा और कभी नहीं दोहराया उनको नहीं आना है। किसी भी विषय की बात ये की जा रही है, क्योंकि वो समय समय पर यदि वो दोहराते चलते हैं तो ये भी आप जान लीजिए उनसे तेज भी दूसरा विद्यार्थी नहीं होगा। 10 लोगों में 10 लोग यदि अच्छे से पढ़ें, एक विद्यार्थी ऐसा रहे जो दोहराए भी समय समय पर। 9 लोग केवल ऐसे पढ़ते रहें तो 9 लोग उतने तेज नहीं होंगे जितना तेज वो 10वां बच्चा होगा जो कि समय समय पर अपने सभी टॉपिकों को समय दे करके रिवाइज कर रहा है। इसलिए जितने भी सूत्र आप यहाँ पर बताएं याद करेंगे, याद जब करेंगे तो आप सब एक जगह पर उनको इकट्ठा कर लीजिए, चाहे एक चार्ट बना लीजिए या फिर एक कॉपी बना दीजिए सूत्रों की। तो वहां जब बना लेंगे तो ऐसी स्थिति में आप जो है उसको थोड़े थोड़े समय पर दोहराते रहिए। थोड़े समय मतलब जैसे 2 दिन बाद आपने दोहरा लिया, 4 दिन बाद आपने दोहरा लिया, और ज्यादा समय भी नहीं दोहराइए कि 2 घंटे बैठ करके दोहराइए। मुश्किल से आप 15-20 मिनट दोहरा लीजिए। 15-20 मिनट भी बहुत ज्यादा ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि जब आप याद ही किए रहेंगे अच्छे तरीके से किसी सूत्र को दोहराने में मुश्किल से 10-15 मिनट जो है उतना आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। चलिए 9 नियम हमने बताया। अब इजी टाइप बताएं, मतलब क्या है? आसान तरीका। अब आसान तरीका क्या है कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से हम लोग आसान तरीके को बनाएं। आप यहाँ टिप्स भी कह सकते हैं, इजी टाइप्स हमने हालांकि लिखा है, आप इजी टिप्स भी कह सकते हैं कि ये आसान तरीका किस प्रकार से हो। इसको शॉर्ट में लिखें, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी स्कूल जाता ही होगा। चाहे यदि स्कूल में वहां पर उनको कुछ गड़बड़ी लग रही है या फिर उनको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए वो बाहर भी अपनी व्यवस्था को कर लेते हैं, अर्थात वो कोचिंग क्लास लेते ही होंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, वो चाहे कहीं पर भी पढ़ते हैं। तो पहले हमने यहाँ बनाया क्लास में समझो, अर्थात जो भी चीजें क्लास में बताई जा रही हैं आप उसे एकदम से ध्यानपूर्वक ध्यान को लगा करके उस टॉपिक के बारे में समझिए। आखिर वो टीचर बता क्या चीज रहा है, किस टॉपिक पर वो चर्चा अपने लेकर के चल रहे हैं, कौन से निष्कर्ष पर निकलना चाहते हैं, किसके बारे में वो बताना चाहते हैं। तो आपको क्लास में सबसे पहला काम क्या करना है? समझना है। यदि आपने किसी भी टॉपिक को, जिस टॉपिक के बारे में आप कभी नहीं जानते हैं, यदि हम विश्वास के तरीके से कहें तो आप ये जानिए यदि आपने किसी भी टॉपिक को एकदम आराम से और एकदम मन से उसको समझा तो लगभग वो पहली ही बार में 70 से 80% आपको आ जाएगा। हाँ, इतना है तो हो गया
कि बहुत कठिन कोई ऐसी टॉपिक आ गई जिसका कॉन्सेप्ट ही ज्यादा हायर लेवल का है, लेकिन वो भी आपको 50% आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप 0 लेवल पे हैं, आपको आएगा ही आएगा। इसलिए ये जरूरी है आप क्लास में जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यान पूर्वक समझें और नोट्स बनाओ। जब आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से तो जो भी बता रहा है या तो वो बोल करके नोट्स आपसे बनवाएगा, लिखाएगा, या फिर आपको कह दिया जाएगा हमने जो भी टॉपिक यहाँ पर आपको समझाया है इसका नोट्स आपको घर से खुद ही बना करके ले आना है। तो चाहे जैसे आपको नोट्स बनाना पड़े बनाना है, चाहे वो टीचर के द्वारा बनवाया गया हो या फिर टीचर ने कह दिया हो, आप खुद यदि हेडिंगों को समझ गए हैं, सभी हेडिंग जितने भी आए हैं, सभी टॉपिक को समझ गए हैं, तो आप नोट्स अपना खुद बना सकते हैं। तथा रिवाइज करो। देखिए फिर यहाँ रिवाइज शब्द को हमने डाल दिया क्योंकि पहले क्लास में समझेंगे, समझने के बाद में नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद में उसको समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे। हर टॉपिक आपका नया होता जाएगा। कोई भी विद्यार्थी कमजोर भी नहीं होता, कोई विद्यार्थी बहुत तेज भी नहीं होता। और ये भी कुछ विद्यार्थी ऐसे भी क्लास में हमने देखे हैं कि वो अपने आप को पहले से ही कमजोर ये समझ लेते हैं कि क्लास में ये बच्चा सबसे तेज है। तो ऐसा कहना उसके लिए अपने आप को ही हरा देना है पहले, कि आप उसकी अपनी ही नजर में अपने सामने वाले से हार चुके हैं। और ऐसा करना एक विद्यार्थी के लिए गलत होता है। जो विद्यार्थी तेज है तो वो अपने मेहनत और अच्छे तरीके से जो माइंड है उसका अपने सब्जेक्ट पर देने के कारण हुआ है। उन्होंने इन सभी जितने भी टिप्स ये बताए जा रहे हैं उन सभी को उन्होंने जो है अपने लाइफ में अपने पढ़ाई के दौरान उपयोग किया होगा। हो सकता है जो विद्यार्थी कमजोर हो वह विद्यार्थी अच्छे तरीके से क्लास में भी नहीं समझा होगा, अच्छे तरीके का नोट्स भी नहीं बनाएगा। चलो क्या आवश्यकता है नोट्स बनाने की, हमारे पास किताब है उसी से पढ़ लेंगे। तो किताब तो बहुत मोटी होती है, किताब कोई याद कर पाएगा? पूरी किताब की हर लाइन को कोई याद नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे जब नोट्स के रूप में लिख लिया जाता है, टॉपिकों को अपने भाषा में लिखा जाता है, टॉपिकें छोटी हो जाती हैं सभी, और उन सभी को याद रखना वो आपका बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान कार्य हो जाता है। तो आप ये याद रखें, क्लास में जो भी पढ़ाई जाए समझिए, उसका नोट्स बनाइए और उसके बाद में उसका समय समय पर रिवाइज भी करते रहिए। दूसरा हमने क्या बनाया, पहले इजी प्रश्न हल करें। ये बात है न्यूमेरिकल के लिए। पहले इजी प्रश्न हल करें। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है जो छोटे छोटे सूत्रों पर आधारित है, पहले आप उन सभी को हल कर लीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप ये सोचेंगे ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि आपका आंसर निकल जाएगा। इसीलिए हमने बनाया कि पहले इजी प्रश्न को हल करें। हल करने से एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि अब हम इससे भी बड़े क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी हल करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर जटिल प्रश्न हल करें। जटिल का मतलब है कठिनता से, कि आप उसी से ही संबंधित जो यहाँ पर पहले प्रश्न आपने किया है, जिसको सॉल्व करने में महज आपको 4 से 5 ही लाइन आपने मतलब लगाया है, तब महज आपने 1 से 2 मिनट लिया है समय, आप उसी पर ही आधारित जो थोड़े से जटिल प्रश्न हैं जिनको आपको लगता है 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाएगा, उनको भी हल करें। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ये कॉन्फिडेंस लेवल और भी ऊंचा हो जाएगा। फिर इसके बाद में अंत में ट्राई न्यू मॉडल क्वेश्चन, अर्थात उसके बाद में आप इस पर आधारित जो ये लगाए थे इसको छोड़ करके आप नए नए टाइप के, नए नए तरीके के, नए नए मॉडल के जो भी आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा उन सभी को आप हल कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने क्या तरीका आपको बता दिया। न्यूमेरिकल में पहले आसान वाले को लगाइए, आसान लगाएंगे आपको एक खुशी भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी बढ़ेगा। इसके बाद आप थोड़े से कठिन क्वेश्चनों को लगाइए। जब आप कठिन प्रश्नों को उसके लगा डालेंगे तो आपका जो
ये एक लेवल होता है वह और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद में आप अंत में जो आपका अलग अलग टाइप से या फिर एक ही न्यूमेरिकल में 4-4, 5-5 सूत्रों का समावेश करके दिया गया है, उसको भी आप अच्छे तरीके से हल करें। इससे आपको न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए तीसरे नंबर में सर्किल एंड स्टार तरीका। सर्किल एंड स्टार तरीका क्या है? मान लीजिए किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, ये सर्किल एंड स्टार तरीका आपका जो है न्यूमेरिकल के लिए भी काम करता है और आपके टॉपिक के लिए भी कार्य करता है। किस प्रकार से कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, यदि उसे आप पढ़ते जा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है उन पर आप सही का निशान लगा सकते हैं। जो टॉपिक आपके लिए समस्यात्मक है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसे किसी टीचर के द्वारा बताए जाने पर समझेंगे, उनको क्या करिए, आप घेरा बना दीजिए कि इन्हें जो है सर्कल कर लीजिए उन्हें, ये हमें पूछना है अगली क्लास में। और उसके बाद में स्टार बनाना। स्टार का मतलब ये होता है कि ये जो है क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आ गया या अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। इस सभी चीजों पर आप इन तीनों का उपयोग करिए। क्या क्या करना है? जो टॉपिक आपको आ गया उस पर सही का निशान आप करिए। जो टॉपिक आपके लिए समस्यात्मक है, आप पूरे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे अपना खुद ही, तो ऐसी स्थिति में उनको सर्कल कर लीजिए। और जो आपको लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर टीचर के द्वारा बताया गया कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं अथवा जो भी एग्जाम दिए जाते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, वहां आप स्टार को दर्शा दीजिए। अब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार आप अपने अनुसार या जो क्वेश्चन का लेवल होगा या टॉपिक जैसा होगा उसी के अनुसार दे सकते हैं। चलिए इसके बाद चौथा, और इस चीज को बहुत ज्यादा ही समस्यात्मक रूप में हमने देखा है कि डर निकालना है। कि आधा समस्या, आधा क्या ज्यादा ही समस्या ऐसी है कि बच्चे पहले ही डर जाते हैं। तो करना क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को डर निकालना है, अपना डर निकाल लीजिए इसको आज ही से। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को आसान बनाना है। डर निकालो, कमरे में दीवार पे लिखो। कि हमने अपने ही मन से हर एक टॉपिक को बनाया है कि डर अपना निकालिए और आप जिस कमरे में भी सोते हैं, जिसमें भी रहते हैं, वहां कमरे की दीवार पर लिख देना है। तो ये नहीं कि आप सीधे वैसे लिखिए, आप पोस्टर बना के चिपका सकते हैं, आप चार्ट पेपर पर या कागज पर लिख करके आप पेज पर वहां चिपका सकते हैं। कमरे में लिख देना है सीधे आपको, फिजिक्स आसान है। तो जब आप इसको रोज उठेंगे, रोज देखेंगे, जितनी बार कमरे में प्रवेश करेंगे आप देखेंगे तो जरूर ही आपकी निगाहें वहां पड़ेंगी, और पड़ेंगी तो आप पढ़ेंगे भी। निगाहें पड़ी तो आपने पढ़ा, और पढ़ा क्या, फिजिक्स आसान है। और जब आप ये टॉपिक को अपने मन में बैठाते गए फिजिक्स आसान है, तो आप ये जान लीजिए फिजिक्स वो आसान बन करके ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं हो सकती है। अब इसी पर जो ये डर की समस्या है, आधे लोगों को तो यही दिक्कत में डाल देता है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपके लिए हमने बनाया है, ये सभी टॉपिक यदि आप या सभी नियम को आप पालन अपने करते हुए आ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि डर आपका निकल करके भाग जाएगा। लेकिन ये मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी का मतलब है कि यदि आपने जो भी चीजें बताई गई हैं ये सोच करके करें कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन हम अपने लिए ये कार्य करेंगे, अपने लिए, जिससे आपका जो भविष्य है वो एकदम अच्छे प्रकार से उज्जवल हो सके। क्योंकि जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, जॉब के लिए समस्या हो जाती है। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे इसी समय से ही बढ़िया तरीके से, तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। तो डर निकालना है, करने में दीवार पे आपको लिखना है, फिजिक्स आसान है। और इसी के साथ ये भी जानिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं लाओ किताबों को केवल पढ़ लें,
तो फिजिक्स केवल किताबें पढ़ने से नहीं आएंगे, उसके लिए आपको ये पेन उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मार्कर है, आप ये ना सोचिएगा कि पेन है, ये मार्कर है। हालांकि आपके लिए पेन आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। पेन उठाए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पेन आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा, पेन के उठाए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और ये डर आप निकाल लिए तो फिर आप जान लीजिए फिजिक्स पर विजय को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक जो व्यक्ति या फिर एक जो खिलाड़ी होता है, जब वह खेल के मैदान में खेलता है, यदि वो पहले ही अपने मन से हार गया, वो डर गया, जब ये डर गया अपने मन से, तो इसका मतलब है वो अपने आप से अपने हौसले को दबा दिया। अर्थात इसका मतलब है पहले वो अपने मन से हार जाएगा, अपने आप से ही हार जाएगा, फिर उसके बाद में वो खेल से भी हार जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए भी होता है, जब वो खुद ही से कह रहा है ये तो बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये इतना कठिन कौन पढ़ेगा, तो ये सब डर है, इन्हीं सभी डरों को निकालना है। यदि ये डर निकला नहीं तो आप ये जान लीजिए फिजिक्स आपके लिए कठिन हो जाएगी। और ये कठिन बनाने के लिए हम यहाँ नहीं हैं, हम आसान बनाने के लिए ये सभी नियम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो डर निकाल करके आप अच्छे तरीके से अपने दीवार जहां भी होगा वहां तुरंत जा करके आप लिख लीजिए कि फिजिक्स आसान है। कोई व्यक्ति देखता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई को लोग देखेंगे नहीं, आप क्या समेट करके रख पाएंगे ज्ञान को। ज्ञान होता ही ऐसा है जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को दिखाने के लिए ज्ञान जरूरी है। चलिए, तो इतने टॉपिक को हमने तो आपके लिए बता दिया। अब आपको थोड़ी सी समस्याओं के बारे में बताते हैं। समस्याएं क्या होती हैं, जैसे कुछ बच्चों से हम मिले तो मिलने के बाद में उनसे पर्सनली उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किए, तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। सबसे पहले यही समस्या उभर करके सामने आई, एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे जो ये एनसीईआरटी होता है उसी सिलेबस से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि वो एनसीईआरटी बुक को ही हमेशा रीड करे, साइड बुक भी कुछ मार्केट में आती हैं। अच्छे अच्छे लेखकों ने जो है अच्छी अच्छी किताबों को इजी भाषा में कन्वर्ट करके उसको लिखा हुआ है। टॉपिक वही रहेगा, लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार से सेंटेंस जो भी आपके लिए बनेगा उसमें कड़वाहट नहीं पाया जाएगा। अर्थात उसमें कोई भी टॉपिक आपको किसी भी प्रकार से ऐसा कठिन नहीं लगेगा कि आपने उसे कभी सुना ही ना हो। तो सबसे पहली समस्या तो विद्यार्थियों के लिए यही होती है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। इसके लिए एनसीईआरटी उनको बुक लेना ही लेना है। इसलिए लेना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है, लेकिन उस टॉपिक में जो वर्ड आए हैं तो उस टॉपिक को बेहतरीन और करना हो तो वो साइड बुक को ले ले तुरंत ही, क्योंकि साइड बुक में जो लेखकों ने लिखा है हमने देखा है उसमें इजी ही पड़ता है, उसको ले ले। तो इसकी पहली समस्या का हमने निराकरण कर दिया, वो साइड बुक को तुरंत ही ले लो। थोड़ी महंगी रहती हैं लेकिन वो ले लें, क्योंकि जो है यदि उनको समझ में आ जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, तो किताब कितनी भी महंगी हो यदि उनको पूरी टॉपिक समझ में आ रही है तो किसी प्रकार से दिक्कत उनको उस विद्यार्थी को नहीं होना है। दूसरी समस्या, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए मान लेते हैं उस विद्यार्थी से हमने पहले पूछा कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाता है, उसने कहा नहीं सॉल्व हो पाता। हमने ये भी विकल्प उनके लिए दिया, चलिए आपके लिए हम हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। हर एक प्रश्न को जब आपके लिए सॉल्व कर देंगे तो बताइए क्या आप कर लेंगे? या फिर हमने और भी वहां पर तर्क किया उनसे कि बताइए कि जब क्लास चल रहा होता है, क्लास जब चल रहा होता है, जो भी टीचर वहां पढ़ा रहे होते हैं वो जो भी प्रश्न को हल कराते हैं क्या आपको आ जाता है? तब उस समय उनका उत्तर हाँ में निकला कि हाँ उस समय तो आ जाता है। इसका भी हमने प्रश्न बना लिया। उन्होंने कहा क्लास में सब समझ में आ जाता है। अर्थात जब टीचर के द्वारा बताया जाता है, जो ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा था टीचर के द्वारा बताने पर सॉल्व होगा। लेकिन आप ये देखेंगे उनके द्वारा ये भी निष्कर्ष हमने निकलवाया कि बताइए क्लास में जब चलता है तो आप समझ जाते हैं। तो उनका यही कहना था क्लास में सब समझ में आता है, प्रश्न हाँ
समझ में आता है, न्यू प्रश्न हमसे हल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि कोई दूसरा जब समझाता है तो हमें तो अच्छे तरीके समझ में आ जाता है, लेकिन जब खुद से प्रश्न को हल करने के लिए बैठते हैं तो वह प्रश्न हल ही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप ये जो समस्याएं हैं, इनमें से पहली समस्या तो किताब की दूर कर दिए, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते और क्लास में सब समझ में आता है, न्यू प्रश्न नहीं बन पाता। तो इसी में आप जब ये तरीके को सभी को फॉलो करेंगे तो इसका भी निराकरण इसी में हो जाएगा, अर्थात इसमें आपको समस्या दूर ही मिलेगी। किसी प्रकार से आपको फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स आसान है, इसे आप हमेशा कहें ये फिजिक्स बहुत ही आसान है। बस अब इतना भी आसान आप ना ले लीजिए कि आपके ऊपर वो भार बन जाए। आप बस इतना ही उसको जानिए, फिजिक्स लेवल में भी आता है, नॉर्मल भी रहता है और उच्च क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। मतलब कहने का है इजी भी आएगा, उससे थोड़ा मॉडरेट भी रहेगा, उससे थोड़ा और भी कठिन आएगा। तो आप जब आसान को कर लेंगे, उससे कठिन को कर लेंगे, उससे कठिन को कर लेंगे, तो और भी कठिन जितना भी आएगा सबको आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। तो आज का जो आपको ये लेक्चर बताएं या जो आपको ये बताए हैं जितनी भी चीजें, इसे आप जो है अच्छे तरीके से इसका पालन कीजिए। यदि आपने इन सभी का पालन अच्छे तरीके से किया तो एकदम अच्छे तरीके से आपको फिजिक्स आ जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि आपको समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट के रूप में जो भी आप बताना चाहें कि ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, या इस जैसे आपको यहाँ बताए कि ये मैथ वाले टॉपिक में समस्या, यहाँ से भी आप हमें तुरंत वहाँ पर कमेंट के रूप में उसको बता सकते हैं। तो अब यहाँ से आपका शुरुआत हो गया है क्लास का। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो सीधे टॉपिक पर आधारित होगा और वह चैप्टर है आपका मात्रक और मापन। सीधे वहां पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले बताएंगे आखिर चीजें क्या है, कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, एक एक की परिभाषा को लिखते चलेंगे। आप भी उसका नोट्स बनाते चलिएगा अच्छे तरीके से और उसको समय समय पर रिवाइज भी करते चलिएगा। इससे आपका जो है फिजिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। अब अगले लेक्चर में सीधे टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।